प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हुआ द हिंदू एलियन से डालने में संडे के कारण थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि जानते हैं संडे में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ और वहाँ लेट हो जाती है, इसलिए सॉरी। आज जो आर्टिकल है H3N2 फ्लू क्लेम टू एलिप्स एंड केस गो अप। H3N2 वायरस के विषय में दिया गया है। देन H2 देख लेगा, H2 और N2 फ्लू क्लेम। इससे 2 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। देश में पहली बार इस वायरस से 2 व्यक्ति को मृत्यु हुआ है। पिछले साल दिसंबर से भारतवर्ष में अमूमन सर्दी खांसी लोगों को हो रही है। दिल्ली में तो ऐसा देखा गया है 90% परिवार सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इस ढंग से हो रहा है। 451 confirmed case of H3N2 virus since the beginning of this year। इस साल 451 कन्फर्म किया गया है H3N2 वायरस के कारण, कन्फर्म केस है। लेकिन 2 व्यक्ति की मृत्यु हुआ H3N2 वायरस के कारण पहली बार। वह व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति 82 ईयर्स ओल्ड मैन, कर्नाटका, हसन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट के 82 ईयर्स के व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई। और दूसरा व्यक्ति है कर्नाटका के 24 फरवरी को, और उनकी मृत्यु हुई 1 मार्च। 24 फरवरी को बुखार आया और 1 मार्च को मृत्यु हो गई। दूसरा व्यक्ति है वह 56 ईयर के हैं, वह हरियाणा के हैं। दोनों व्यक्ति को H3N2 वायरस के कारण मौत हुई। सरकार की यह चिंता का विषय है। लेकिन फिर रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। एक व्यक्ति के लंग्स कैंसर था और दूसरा व्यक्ति को था हार्ट का बीमारी था। लेकिन लंग्स और हार्ट की बीमारी से लंग्स में कैंसर और हार्ट की बीमारी से इनकी मृत्यु नहीं हुई। डॉक्टर ने कंफर्म किया इनकी मृत्यु H3N2 वायरस के फ्लू के कारण। इसके लक्षण क्या है? अगर यह बुखार H3N2 जब अटैक करता है, इसके लक्षण क्या है? बुखार होता है, जुकाम आता है, छींक आता है, और इसके लक्षण है। तो इसके बचाव के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किया है? कोविड-19 के दौरान मास्क का लोग प्रयोग करते थे, तो ढंग से मास्क का प्रयोग करने के लिए डॉक्टर ने बोला है। डिस्टेंस बनाकर रखने के लिए डॉक्टर ने बोला है, ताकि H3N2 वायरस से व्यक्ति बच सके। तो कहाँ मृत्यु हुई H3N2 वायरस के कारण? कौन व्यक्ति मरे? बचाव के लिए सरकार क्या उपाय बतलाई और इसके लक्षण क्या है? प्रत्येक को हम अच्छे ढंग से समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 held after Bihar man lynched for carrying beef। देखिए, 3 व्यक्ति को मार दिया गया बिहार में मॉब लंचिंग के मामले में। इन पर क्या आरोप लगाया? इन पर आरोप लगाया कि तीनों व्यक्ति गाय के बीफ को निर्यात करते हैं, मांस को निर्यात करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मारा गया। 3 person have been arrested after a Muslim man was beaten death of mob aligned of the suspects carrying beef, a सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और मार्च 7। कोई मुस्लिम व्यक्ति है सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, पीटते पीटते व्यक्ति उसको मार दिया। आई व्यक्ति मॉब लिंचिंग के शिकार हुआ और मॉब सुशील सिंह, और जो व्यक्ति का अरेस्ट किया गया वह है सुशील सिंह, उज्जवल शर्मा और रवि शाह have been arrested the case while are looking for the another suspected। 3 व्यक्ति को मॉब लिंचिंग के कारण जो एक मुस्लिम व्यक्ति को मार दिया और उस पर आरोप लगाया कि गाय क्या है, गाय के बीफ को वह मांस का निर्यात करते हैं, जिस कारण
या तीनों व्यक्ति को एक मुस्लिम व्यक्ति को मार दिया, और मुस्लिम व्यक्ति को मारने के बाद या तीनों व्यक्ति का अरेस्ट किया गया। मॉब लिंचिंग का मामला देश में तेजी गति से बढ़ रहा है। इस मॉब लिंचिंग के मामले को रोकना चाहिए व्यक्ति को। तो मॉब लिंचिंग क्यों? मॉब लिंचिंग के मामले को व्यक्ति को रोकना चाहिए ताकि इस ढंग से घटना नहीं घटे। इसके तहत कानून भी बना गया है, मॉब लिंचिंग पर कानून भी बना है। अभी तक राज्य सरकार मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया है। अभी तक भारतवर्ष में 3 राज्य मॉब लिंचिंग पर कानून बना दिया है, लेकिन एक ही राज्य है झारखंड भी मॉब लिंचिंग पर कानून बना रहा था, लेकिन राज्यपाल इसको मंजूरी नहीं दी। तो यह घटना बिहार में बहुत ही पॉपुलर है, जिस कारण की 3 व्यक्ति को मॉब लिंचिंग के आरोप में अरेस्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आर्टिकल को देखिए, गाय का चित्र दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, हेल्प द काउ शेल्टर मार्केट डंग बेस्ड फॉर्मुलेशन फार्मिंग नीति आयोग। नीति आयोग ने कहा है कि गाय के डंग से नेचुरल खेती किया जाए, गाय के गोबर से, और वैसे गौशाला का निर्माण किया जाए, और गौशाला का निर्माण किया जाए, और गाय को द रिपोर्ट ऑफ ऑथर बाय द रिस्क ऑफ हेडेड बाय नीति आयोग मेंबर ऑफ रमेश चंद्रबाद रिलीज हियर ऑन फ्राइडे। उन्होंने कहा कि गाय को गाय के लिए गौशाला बनाया जाए, और जो गाय गली में भटक रहा है, और जो गाय इधर से उधर भटक रहा है, उस टोटल गाय को आपको शेल्टर में रखा जाए, और उस गाय के डंग से और उससे मूत्र से नेचुरल फार्मिंग किया जाए। तो फिर नेचुरल फार्मिंग पर नीति आयोग क्यों बल दिया गया? फिर नेचुरल फार्मिंग के विषय में आपको समझाते हैं। नेचुरल फार्मिंग के विषय में बल क्यों दिया गया, क्या कारण है कि नेचुरल फार्मिंग और गौ के शेल्टर के विषय, गौशाला के विषय में नीति आयोग ने कहा है। आप जानते हैं भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति भारत में 65-66 में आया था। 65-66 से पहले हम थोड़ा सा पहले चर्चा ले जाना चाहते हैं। हम PIL कानून के तहत लाल गेहूं आयात करते थे अमेरिका से। अमेरिका में सरप्लस गेहूं का प्रोडक्शन हुआ था, और विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। और अमेरिका सरकार ने अनाउंस किया था, जो भी देश भूखा है वह मेरे यहाँ से फ्री ऑफ गेहूं ले जा सकता है, उसे कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन गेहूं को ले जाने का जो कॉस्ट होगा उस देश को देना पड़ेगा। इसी तरह भारत भी लाया था, लेकिन भारत में गेहूं की काफ़ी स्कार्सिटी थी। जिस ढंग से अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही थी, वो ढंग से अनाज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए भारत में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति कहते किसको है, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। पुरानी कृषि पद्धति को त्याग कर नई कृषि पद्धति को अपनाना ही हरित क्रांति कहलाता है। पुरानी कृषि पद्धति क्या था, हल बैल। नई कृषि पद्धति क्या है, ट्रैक्टर। पुरानी कृषि पद्धति क्या था, गोबर का प्रयोग, गाय के गोबर का प्रयोग। नई कृषि पद्धति क्या है, खाद का प्रयोग। पुरानी कृषि पद्धति क्या है, निकौनी में पेस्टिसाइड का नहीं उपयोग। नई कृषि पद्धति में क्या है, पेस्टिसाइड का उपयोग। पुरानी कृषि पद्धति में क्या था, दौनी किया जाता था बैल के द्वारा। नई कृषि पद्धति में क्या है, ट्रैक्टर के द्वारा और थ्रेशरिंग के द्वारा दौनी किया जाता था। तो एक ढंग से नई पेस्टिसाइड का भी प्रयोग किया गया। एक ढंग से जब हरित क्रांति आई थी भारत में, तब भारत में 500%, 400 से 500% गेहूं और चावल के अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसका सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। जब हरित क्रांति के बाद लोग बहुत मात्रा में खाद का प्रयोग करने लगे खेतों में, खेतों की उर्वरा शक्ति घटने लगी, और पेस्टिसाइड का प्रयोग करने लगे। अब पेस्टिसाइड का प्रयोग करना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटने से, खेतों के पेस्टिसाइड का प्रयोग करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ा। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अब नेचुरल फार्मिंग किया जाए, जैविक कृषि किया जाए, और भारत सरकार ने जैविक कृषि पर बल दिया। नीति आयोग भी ने कहा है कि आप जैविक कृषि कीजिए। गाय भटकता है इधर से उधर, उस गाय को गौशाला बनाइए, उससे गोबर आता है, उस गोबर को खेत में दीजिए, और जैविक कृषि पद्धति कीजिए। जैविक कृषि पद्धति कीजिएगा तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पूरा असर नहीं पड़ेगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नहीं घटेगी,
मिट्टी के फर्टिलाइजेशन की क्षमता बनी रहेगी। इसलिए जैविक कृषि पद्धति पर लेखक ने यहाँ नीति आयोग ने जोर देने का काम किया। तो फिर जैविक कृषि पद्धति के हानि भी है। अगर जैविक कृषि पद्धति की जाती है तो जैविक कृषि पद्धति से हानि भी है। हानि क्या हो सकता है जैविक कृषि पद्धति से? अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे फसल बर्बाद होगा। जैविक कृषि पद्धति से यहाँ देखा गया है कि आपको जैविक कृषि पद्धति से यहाँ देखा गया है कि फसल को जो उपज होता है उपज में फसल की कमी आएगी। लेकिन जैविक कृषि पद्धति से फायदा है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। तो लेखक ने यहाँ गौरक्षक के विषय में इस पर दिया है। आर्टिकल 48 में यह बात की चर्चा है। हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 में कहा गया, आर्टिकल 48 दैट द स्टेट शैल बी टेक ए स्टेप ऑफ प्रिवेंशन एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स एंड द प्रोवेटिंग ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ एंड द क्लेव। गाय को रक्षा करने की बात आर्टिकल 48 में कहा गया है कि गाय को हम रक्षा करें और गाय के विषय में उससे गोबर से हम गोबर का उपयोग करें, और इस ढंग से नीति आयोग ने बल दिया है। तो इस आर्टिकल में द हिंदू में इस ढंग की बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदू का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर गर्ल्स ज्वाइन स्टेम कोर्स इन इंडिया दैट यूएसए यूके सेंट फीयर। बड़ा स्टेम एक शब्द आया है। स्टेम शब्द का अर्थ क्या होता है इसके विषय में जान लीजिए। स्टेम कहते किसको है? स्टेम शब्द का कहते किसको है? स्टेम शब्द के विषय में आप जान लीजिए। स्टेम से होता है पहले लड़कियां, स्टेम का पहले अर्थ जानिए। एस से होता है साइंस, टी से होता है टेक्नोलॉजी, ई से होता है इंजीनियरिंग और एम से होता है मैथमेटिक्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द फ्राइडे इनॉर्मेंट गर्ल्स साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ STEM in India is 43% today, more than countries such as USA and UK and Germany is also pitched for the self-help group of the women. पहले जो लड़कियां थी साइंस पर बल नहीं देती थी, टेक्नोलॉजी पर बल नहीं देती थी, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ती थी और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ती थी। तो इन्होंने कहा है कि बच्चियां को लड़कियां को अब लड़कियां भी पढ़ने लगी है साइंस, लड़कियां भी टेक्नोलॉजी पढ़ने लगी है, जानकारी इंजीनियरिंग भी पढ़ने लगी है और मैथमेटिक्स भी पढ़ने लगी है। जिस कारण की लड़कियों में क्या आया, कंसंसनेस पैदा हुआ है, वोमेन में कंसंसनेस पैदा हुआ है, साइंस के प्रति जागरूकता है। पहले देखिएगा कि लड़कियां सब मैथ से भागती थी, लड़कियां सब साइंस से भागती थी, लड़कियां सब इंजीनियरिंग फैकल्टी में नहीं जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजना बनाया लड़कियों के लिए। बिहार सरकार जिस प्रोविंस में रहते हैं लड़कियों के लिए आरक्षण दिया गया। आप देखिए लड़की के आरक्षण के क्या हुआ, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी लड़कियां जा रही है, नौकरी में 35% आरक्षण दिया, लड़कियां नौकरी में जा रही है, मैथ भी ले रही है, साइंस भी ले रही है। और बिहार जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बिहार में उसमें भी आरक्षण देने की बात की गई है लड़कियां को। तो एक ढंग से लड़कियां में प्रोग्रेस आया है। यूएसए यूके सेज द पीएम, लेकिन यूएसए और यूके में लड़कियां सब महिलाएं सब पहले से ही कॉन्शियस है। नरेंद्र मोदी ने कहा फ्रॉम द मोदी सेट टू मोर देन 7 करोड़ वुमेन हैड ज्वाइन द सेल्फ हेल्प ग्रुप। 7 करोड़ महिला सेल्फ ग्रुप में ज्वाइन किया है इन द पास्ट ईयर, पिछले साल। एंड दियर वैल्यू क्रिएशन कुड बी अंडरस्टूड बाय दियर कैपिटल रिक्वायरमेंट हैड टेकन लोन 6.25 लाख करोड़। और महिलाओं के लिए सेल्फ ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने महिलाओं के लिए लोन भी दिया है। तो एक नया शब्द आया है स्टेम, परीक्षा में जान लीजिएगा। मोर ज्वाइन स्टेम कोर्स इन इंडिया दैन यूएसए यूके सेल्फ पीएम। यूएसए और यूके से अधिक इंडिया में महिलाएं लड़कियां ज्वाइन कर रही है स्टेम में। स्टेम का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये नया टर्म आया है, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ए से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स। इसके विषय में जानना मेरे दोस्त निहायत जरूरी है स्टेम शब्द के विषय में। और स्टेम शब्द के विषय में आपको हम जानकारी दिए। एक आर्टिकल है आयुर्वेदिक पर बल दिया गया है। आयुर्वेदिक समस्या आप जान लीजिए। मेडिसिन है 500 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिस दवाई का उपयोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद है हजारों साल
हजारों साल पहले चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से किया जा रहा था, लेकिन लोगों को मन में विश्वास हो गया है कि आयुर्वेद है शरीर पर धीरे धीरे प्रभाव डालता है, लेकिन जो मेडिसिन है शरीर पर तत्काल प्रभाव डालता है। लोगों को अभी भी मेडिसिन के प्रति काफ़ी विश्वास है, जितने कि आयुर्वेद के प्रति नहीं है। आयुर्वेद के प्रति उतना विश्वास नहीं है। आयुर्वेद में कोई खास स्कोप अभी भी देखने को नहीं मिला है। आयुर्वेद से कोई नेट कर ले, आयुर्वेद से कोई अगर पीएचडी कर ले तो उसके लिए खास स्कोप नहीं है बनस्पत की आपको आधुनिक चिकित्सा पद्धति है मेडिसिन उसके बनस्पत। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोले, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने पर बल दिया है कि आयुर्वेद पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सरकार ने यह भी कहा है कि अगर मेडिसिन को लगातार उपयोग करते हैं तो आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आयुर्वेद का लगातार प्रयोग करते हैं तो शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही पर यहाँ पर उन्होंने बल देने का काम किया है। इस आर्टिकल में यही बात कही गई है। आपको नेक्स्ट आर्टिकल ऑकस, ए मोमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर ऑकस एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑकस AUKUS आप समझे होंगे, इससे पहले समझे क्वाड। क्वाड से अलग ग्रुप है ऑकस। ऑकस द वीक अहेड द लिकली सर्कुलर फॉर द ऑस्ट्रेलिया announced about the optional pathway for AUKUS, the security partnership between the यूनाइटेड स्टेट। AUKUS में कौन कौन शामिल है, यूनाइटेड स्टेट पहला, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा यूनाइटेड किंगडम। AUKUS में आपको भारत शामिल नहीं है। AUKUS जो संगठन है, AUKUS संगठन में 3 देश शामिल है। कौन कौन देश शामिल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन आपको इसमें क्या कहते हैं, क्वाड में 4 देश शामिल है। क्वाड में भारत भी शामिल है। क्वाड में 4 देश हम बराबर समझते हैं कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है क्वाड में। तो क्वाड में शामिल है 4 देश, तो 4 देश, लेकिन AUKUS में मात्र 3 देश शामिल है। तो AUKUS के संगठन के माध्यम से, जैसे हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के PM आए थे, आप देखोगे INS विक्रांत पर निरीक्षण किया था। INS विक्रांत पर निरीक्षण करने के बाद व्यापार के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपना बल दिया था कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध आज से नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 19 आज़ादी से पहले से ही है। कोई कहेगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध क्या आज़ादी के बाद है, नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध आज़ादी से पहले 1941 से है। दोनों देशों में डिप्लोमेटिक, लेकिन 1947 के बाद डिप्लोमेटिक व्यवस्था आई थी, लेकिन बीच में दोनों देश के बीच संबंध गड़बड़ाए थे। बीच में दोनों देशों के बीच संबंध कब गड़बड़ाए थे, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, तो उस न्यूक्लियर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया भारत को बिल्कुल अलग हो गया था। न्यूक्लियर टेस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था पोखरण में। भारत हमेशा पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करता है और पाकिस्तान करता है न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर, चगाई में। तो न्यूक्लियर टेस्ट भारत किया था। न्यूक्लियर टेस्ट के समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गड़बड़ा गए थे, लेकिन हाल फिलहाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध बड़ा प्रगाढ़ हुए हैं। जैसे क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, यूएस। क्वाड में यूएस है क्वाड में। तो क्वाड में क्या हुआ है, दोनों देश के बीच, चारों देश के बीच मलाबार सैन्य अभ्यास होगा। कौन होगा, मलाबार सैन्य अभ्यास होगा क्वाड कंट्री के साथ। इस मलाबार सैन्य अभ्यास जो अगस्त में होने जा रहा है, इसके अध्यक्षता कौन करेगा, इसके अध्यक्ष मेजबानी कहिए, अध्यक्षता नहीं मेजबानी कहिए, मेजबानी इसका कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। एक और तलीम सावर अभ्यास करेगा भारत और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसके बाद आपको भारत क्या देगा,
ऑस्ट्रेलिया का न्यूक्लियर देगा, न्यूक्लियर सबमरीन देगा, न्यूक्लियर पावर सबमरीन देगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर देश नहीं है। और न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने के बाद अमेरिका ने आपत्ति जताई कि भारत को न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि आप जानिए कोई भी देश होता है, अमेरिका से हम हथियार का आयात करते हैं, चाहे फ्रांस से आयात करते हैं। अमेरिका विश्व में सुपर पावर है। अमेरिका जो हाई टेक्नोलॉजी का उसके पास जो हथियार है वह अन्य देश को नहीं देना चाहता। हाई टेक्नोलॉजी का हथियार अन्य देश को इसलिए नहीं देना चाहता कि उसके पैरेलल में आता है। अगर अमेरिका के पास भी वही हथियार टोटल हो जाए, वही हथियार है जो आपको इंडिया के पास टोटल वही हथियार हो जाए, ऐसी स्थिति में इंडिया और अमेरिका दोनों क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। तो कोई भी देश, जब भारत किसी भी देश से हथियार आयात करता है और वेपन आयात करता है, तो कोई भी देश चाहता है तो उच्च क्वालिटी का जो हमारे पास हथियार है और उच्च क्वालिटी का जो वेपन है खास का अमेरिका देना नहीं चाहता है। लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने की बात की गई है। इस आर्टिकल में यही कहा गया है। तो आपको मेरे दोस्त द हिंदू पेपर के जो आर्टिकल हैं उस आर्टिकल को मैं विस्तार से बतलाया। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन सुनेंगे गौर से, आपका दिमाग ब्रॉड होगा, आपको मेंस में लिखने की क्षमता बढ़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से बहुत सारे हैं जो परीक्षा में, अन्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। एसएससी रेलवे हो, आपको भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।